नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉयड ऐप भी आ चुका है, जिसको आप डाउनलोड करने के लिए इस डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहां से आप उस लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का गिरना लगातार जारी है। आज भारतीय रुपया 40 पैसे की गिरावट के साथ 81.93 के स्तर पर बंद हुआ। ये अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का सबसे निचला स्तर है। कांग्रेस पार्टी ने आज ईंधन की ऊंची कीमतों और बढ़ती महंगाई पर मोदी सरकार को निशाने पर लिया। कांग्रेस के प्रवक्ता अंशुल अभिजीत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की कीमतों में कमी आई है, लेकिन मोदी सरकार ने कम क्यों नहीं की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस साल जून में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत थी $116 प्रति बैरल, जो अब घटकर करीब $84 प्रति बैरल हो गई है। लेकिन मोदी सरकार ने कीमतों को कम नहीं किया है और मोदी सरकार गरीबों पर ऐसा अत्याचार क्यों कर रही है। अंशुल अभिजीत ने कहा कि पहले वित्त मंत्री जी कहा करती थी कि यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इसलिए हम कीमत कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन युद्ध तो अभी जारी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमत कम हो गई है, फिर आपने कीमतें कम क्यों नहीं की हैं। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता ने गिरते हुए रुपए को लेकर कहा कि आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अगर रुपए में 5% की गिरावट आती है तो महंगाई 20 बेसिस पॉइंट्स बढ़ जाती है। इन सारी बर्बादियों की जिम्मेदार सिर्फ भाजपा सरकार है। राजस्थान में सियासी कलह के बाद आज शाम को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। पहले वो दोपहर में ही दिल्ली आ रहे थे, लेकिन अपने करीबी सहयोगियों से मुलाकात के कारण उन्होंने अपनी उड़ान को रद्द कर दिया। वहीं गहलोत के करीबी मंत्री ने साफ कर दिया है कि गहलोत राजस्थान से बाहर नहीं जाने वाले हैं। गहलोत सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है, अशोक गहलोत ना तो आज इस्तीफा देने जा रहे हैं और ना ही भविष्य में। राजस्थान के नेता ने कहा कि कांग्रेस गहलोत के नेतृत्व में काम करेगी। एक अन्य मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा, गहलोत राजस्थान में पूरे 5 साल काम करेंगे। इसको इस बात के संकेत के रूप में देखा जा सकता है कि गहलोत अध्यक्ष बनने के मूड में नहीं। हालांकि दूसरी ओर सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस आलाकमान उनको अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के मूड में भी है, क्योंकि प्रदेश में विधायकों की बगावत के बाद गांधी परिवार उनसे नाराज बताया जा रहा है। हालांकि राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए गहलोत के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार वो 30 सितंबर को नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने को लेकर दिग्विजय सिंह ने मीडिया से कहा कि मैंने किसी के साथ इस पर चर्चा नहीं की है, मैंने आलाकमान से अनुमति नहीं मांगी है, देखते हैं, ये मुझ पर छोड़ दो कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं। बता दें, कुछ दिन पहले दिग्विजय सिंह ने ही एक टीवी चैनल पर कहा था कि वो भी रेस में हैं, उनको बाहर ना देखा जाए। उन्होंने कहा था कि कौन लड़ेगा इसके लिए 30 तारीख तक इंतजार करिए। वहीं दूसरी ओर शशि थरूर तो 30 सितंबर को नामांकन दाखिल करेंगे ही। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर अभी कुछ साफ नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे ने कहा है, अगर वो लोगों के दिल और दिमाग में हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनका राजनीतिक करियर खत्म नहीं कर सकते हैं। पंकजा मुंडे ने ये बात मंगलवार को अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कही। पंकजा के भाषण का यह वीडियो जोरदार ढंग से वायरल हो रहा है। पंकजा ने कहा, कांग्रेस में वंशवाद की राजनीति चलती है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंशवादी शासन को समाप्त करना चाहते हैं। मैं एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखती हूँ, लेकिन अगर मैं आपके दिल और दिमाग में रहती हूँ तो कोई भी मुझे खत्म नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब सरकार ने 3 महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया है, यानी अब ये योजना 30 सितंबर के बाद भी लागू रहेगी। इस योजना के जरिए सरकार हर महीने गरीबों को 5 किलोग्राम राशन मुफ्त में देती है। यूपी जैसे बड़े राज्य में गरीबों को यह राशन प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो लगी बोरियों में मिलता है। यह योजना कोविड के दौरान 2020 में लॉकडाउन के दौरान लाई गई थी, लेकिन इसको धीरे धीरे कर लगातार आगे बढ़ाया जाता रहा है। इस बार भी कैबिनेट ने इसे बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है। बता दें, कई राज्यों में अगले चंद महीनों में चुनाव होने वाले हैं और 2024 के आम चुनाव को लेकर सभी पार्टियों में चुनावी तैयारियां जारी हैं। ऐसे में मोदी सरकार इस योजना को बंद कर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। भारत सरकार ने आज केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2022 से प्रभावी होगी। इस कदम से लगभग 41.85 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 69.76 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा।
दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को जमानत मिल गई है। अमानतुल्लाह खान को दिल्ली पुलिस के एंटी करप्शन ब्यूरो ने वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए पद का गलत इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने वक्फ बोर्ड के फंड का इस्तेमाल गलत तरीके से किया है। हालांकि आज विधायक खान को 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को अगले 5 साल के लिए बैन करने के फैसले के बाद पीएफआई ने बुधवार को संगठन को भंग करने की घोषणा की। पीएफआई के राज्य महासचिव ए अब्दुल सत्तार ने एक बयान में कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा बैन लगाने की अधिसूचना जारी करने के बाद संगठन को भंग कर दिया गया है। देश के कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में हम गृह मंत्रालय के फैसले को स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने सभी पूर्व सदस्यों और आम जनता को भी सूचित करते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भंग कर दिया गया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि इसके बाद अब अपनी गतिविधियों को बंद कर दें। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई ने पीएफआई पर बैन लगाए जाने को बीजेपी सरकार का अघोषित आपातकाल बताया। एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमके फैजी ने कहा कि पीएफआई और इसके सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाना लोकतंत्र और भारतीय संविधान में आम लोगों को मिले अधिकारों पर सीधा हमला है। बता दें, एसडीपीआई पीएफआई का राजनीतिक संगठन है। पीएफआई पर बैन के बाद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की प्रतिक्रिया आई है। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर कहा है कि पीएफआई की तरह जितने भी नफरत और द्वेष फैलाने वाले संगठन हैं सभी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिसमें आरएसएस भी शामिल है। सबसे पहले आरएसएस को बैन करिए, ये उससे भी बदतर संगठन है। उन्होंने कहा कि आरएसएस पर 2 बार पहले भी बैन लग चुका है। सनद रहे, सबसे पहले आरएसएस पर प्रतिबंध लौह पुरुष सरदार पटेल ने लगाया था। पीएफआई पर बैन के बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम हमेशा से सभी प्रकार की सांप्रदायिकता के खिलाफ रहे हैं। कांग्रेस की ओर से जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस की नीति हमेशा से बिना किसी डर के, बिना किसी समझौते के सांप्रदायिकता से लड़ने की रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर उस विचारधारा और संस्था के खिलाफ है जो हमारे समाज का धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए पूर्वाग्रह, नफरत, कट्टरता और हिंसा का सहारा लेती है। अजमेर दरगाह के दीवान जैनुल आबेदीन अली खान ने पीएफआई पर लगे बैन को सही बताया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जैनुल आबेदीन ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने पीएफआई पर पाबंदी कानून के अनुसार और आतंक को रोकने की लगाई है। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों को इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश सुरक्षित है तभी हम सुरक्षित हैं। देश किसी भी संस्था या विचार से बड़ा है। अगर कोई इस देश को तोड़ने, यहाँ की एकता और संप्रभुता को तोड़ने की बात करता है, देश की शांति बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो उसे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि पीएफआई की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की खबरें मिली हैं और इस पर लगाया गया प्रतिबंध देश हित में है। दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर हुए कथित घोटाले में एक के बाद एक 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। पहली गिरफ्तारी विजय नायर की हुई है। ये गिरफ्तारी सीबीआई ने मंगलवार रात को की है। नायर आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन विभाग के प्रभारी हैं, जबकि दूसरी गिरफ्तारी समीर महेंद्र की हुई है। ये गिरफ्तारी जांच एजेंसी ईडी ने बुधवार को की है। समीर महेंद्र इंडो स्पिरिट्स के मालिक हैं और शराब कारोबारी हैं। सीबीआई को अपनी जांच में समीर महेंद्र द्वारा कथित तौर पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगियों को करोड़ों रुपए के भुगतान का पता चला था। बताना होगा कि नई आबकारी नीति को लेकर दिल्ली में भी पिछले कई महीनों से जबरदस्त बवाल चल रहा है। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नई आबकारी नीति में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है, जबकि आम आदमी पार्टी सरकार का कहना है ये पूरा मामला फर्जी है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। एक के बाद एक गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन्हें केवल 24 घंटे गंदी राजनीति ही करनी होती है। इनका एक ही उद्देश्य है कि आपको खत्म कर दो। इनको लगता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली, पंजाब के बाद गुजरात जीत जाएगी, इसलिए आम आदमी पार्टी को कुचल दो। केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर हमारा छोटा सा कार्यकर्ता है, वो हमारा कम्युनिकेशन देखता है, अभी गुजरात का सोशल मीडिया देख रहा है, समझ नहीं आता कि उसका शराब नीति से क्या लेना देना। केजरीवाल ने कहा कि अब ये जोर जबरदस्ती से मनीष सिसोदिया को फंसाना चाहते हैं, क्योंकि गुजरात में आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। केजरीवाल ने कहा कि अगले हफ्ते ये सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाले हैं, ये किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। केजरीवाल ने कहा अगर विजय नायर गिरफ्तार हो सकता है तो आपका कोई भी कार्यकर्ता गिरफ्तार हो सकता है। उन्होंने कहा कि देश भर के कार्यकर्ता गिरफ्तारी के लिए तैयार रहें, खासकर गुजरात के कार्यकर्ता तैयार रहें। केजरीवाल ने इसके साथ ही कहा कि जिसको जेल जाने से डर लगता है वो पार्टी छोड़ दे, जो भगत सिंह की तरह कुर्बानी दे सकता है वो आम आदमी पार्टी में रहे।
मोदी सरकार के द्वारा 2016 में की गई नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो पहले इस बात की जांच करेगा कि क्या इस मुद्दे पर सुनवाई की जरूरत है या ये केवल एक अकादमिक मुद्दा रह गया है। जस्टिस एस अब्दुल नजीर, बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना, वी. राम सुब्रमण्यम और बी.वी. नागरत्ना की संविधान पीठ ने पूछा कि क्या संविधान पीठ के लिए ये समझदारी होगी कि वो अकादमिक मुद्दे पर अपना समय लगाए जबकि पहले से ही बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। इसके साथ ही इस मामले को 12 अक्टूबर के लिए सुनवाई के लिए टाल दिया गया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।